स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के नक्सली हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर उनके दुख दर्द को साझा किया। नक्सल पीड़ितों ने गृह मंत्री को अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे नक्सल हिंसा ने उनके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। किसी ने अपने पारिवारिक सदस्यों को खो दिया, किसी ने अपने अंग गंवाए और कई लोग अब भी शारीरिक और मानसिक रूप से इन हमलों के जख्मों से जूझ रहे हैं। एक पीड़ित ने यही बताया कि नक्सलियों के कारण हमने अपना सब कुछ खो दिया। अब हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मदद करेगी और हमें न्याय मिलेगा। गृह मंत्री ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि सरकार नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे इन परिवारों का पुनर्वास हो सके और वे एक बार फिर सामान्य जीवन जी सके। हम लोग 12 मार्च 2014 को दोनों भाई बाजार गए थे। बाजार स्थल में अज्ञात नक्सलियों ने हमें मुखबिरी के संदेह में आकर के हमारे ऊपर घटना को अंजाम दिया, जिसमें हमारे बैठे स्थान पर ही 3 फायर किए, जिसमें 2 गोली मेरे भाई के पीठ में लगा सीने पर और तीसरा गोली उसके कोहनी में लग करके मेरे जांग को छलनी करते हुए निकल गया। और गोली लगने के पश्चात दोनों भाई अलग अलग दिशाओं में हम लोग जान को बचाने के लिए भागे। मैं कुछ दूर दौड़ पाया, भाई ज़्यादा दूर नहीं दौड़ पाया और एक दुकान के सामने जाकर गिर गया। वहीं पर क्रूर नक्सलियों ने जाकर के भाई पर और 3 फायर किए। 2013 की बात है, जब मेरे भाई रामू सलाम और मैं दोनों आंगनबाड़ी जा रहे थे। इमली पेड़ के नीचे केटली में बम गड़ा हुआ था, तो हम लोगों को नहीं पता था कि केटली में बम है करके। उसको मेरे भाई रामू सलाम उठाए, वो फट गया तो हम लोग दूर दूर से फेंकाए। बक्सर शांति समिति के प्रयोजन से मेरे घर पर पधारे हुए बक्सर के नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र के सभी पीड़ित भाइयों, बहनों और बच्चों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अनेक महानुभाव मेरे घर पर आए हैं, मगर मैं हृदय की गहराइयों से बताना चाहता हूं कि मेरे घर पर आज जो आप लोग पधारे हो, इससे बड़ा कोई मेहमान आ नहीं सकता, इससे बड़ा कोई व्यक्ति मेरे घर पर आ नहीं। ईश्वर ने किसी भी कारण से आपके जीवन में एक कठिनाई भेजी, दुख भेजा, सहन न हो पाए इस प्रकार का दर्द भी भेजा, मगर हौसले से आज आप खड़े हैं, अपने जीवन में खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं। और जो आपके जीवन में दुख और दर्द आया है वो किसी और के जीवन में ना आए, इसलिए आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ अर्थ में पूरे देश और गृह मंत्रालय की ओर से आपका ये उत्साह, हौसला और आने वाले दिनों में बस्तर को शांत करने के लिए आपका जो अभियान है, इसको मैं मनपूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, इसका स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि विचारधारा के नाम पर जो लोग हथियार उठाकर समाज में निर्दोष लोगों को हत्याएं कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, वो सभी लोगों का दर्द जो आपके माध्यम से आज दिल्ली के गलियारों में आया है, कई सारे आंख होते हुए भी आंख से अंधे और कान होते हुए भी कान से बहरे लोगों के आंख और कान खोलने का काम करेगा। उनको हाथ में हथियार लेकर घूमते हुए लोगों का मानव अधिकार तो दिखता है, परंतु उनके आतंक के कारण छोटे छोटे बच्चे अपाहिज होकर पूरा जीवन व्यतीत करेंगे। किसी की मां छीन गई, किसी का बाप चला गया, किसी का शरीर का कोई अंग चला गया, उसके मानव अधिकार दिखाई नहीं पड़ते। खैर, आपका
प्रयास निश्चित रूप से परिणाम लाएगा और मैं कल ही मेरे सभी प्रयास कर आपकी ये फिल्म, आपके साथ मेरी ये मुलाकात और आपका दर्द पूरे भारत देश के साथ मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से साझा करूंगा। ऐसा मैंने यहां बैठकर मेरे मन में निर्णय किया है। भाइयों बहनों, जब आप आए हैं तब मैं आपको आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय का काम है समग्र भारत के अंदर कानून का राज प्रस्थापित हो, राज्य सरकारों को साथ में रखकर देश की आंतरिक सुरक्षा को हम सुनिश्चित करें और नक्सलवाद किसी भी प्रकार से न मानवता के लिए हितकारक है न देश की आंतरिक सुरक्षा के अनुकूल है। अतः नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि इस नक्सलवाद को और नक्सलवाद के विचार को, दोनों को मूल समेत हम इस देश से उखाड़कर फेंक देंगे और शांति को प्रस्तावित करेंगे। छत्तीसगढ़ की तरह कई सारे राज्यों में एक जमाने में नक्सलवाद ने पैर पसारे थे। पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का एक कॉरिडोर की कल्पना करते थे और आज आप मुड़कर देखते हैं तो बस्तर के 4 जिले छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है। और मैं आपके प्रदेश में कहकर आया हूं 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसके पहले नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। आपके पास जो घटना हुई है, आपके साथ हुई है, आपके वन नेशन वन इलेक्शन पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। ये पीएम मोदी की दूरदृष्टि का बेहतर परिणाम है। इससे देश को बहुत लाभ मिलेगा। इससे समय और खर्च की भी बचत होगी, क्योंकि जो बार बार चुनाव होता है उसकी वजह से समय समय पर आचार संहिता लगानी पड़ती है। इसकी वजह से बहुत सारे विकास कार्य थम जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के तहत देश के एक समय पर लोकसभा विधानसभा चुनाव होने से भविष्य में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मैं केंद्र सरकार द्वारा लिए गए एक देश एक चुनाव के इस ऐतिहासिक निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय देश के लोकतांत्रिक ढांचे को और अधिक मजबूत करेगा। यह सिर्फ एक चुनावी सुधार नहीं है, बल्कि भारत को महान लोकतंत्र बनाने की दिशा में भी एक निर्णायक कदम होगा। मोदी जी की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी समिति के सिफारिशों का पालन करते हुए यह निर्णय लिया है। एक देश एक चुनाव, इस निर्णय से देश को बहुत लाभ होगा कि नहीं होने से साल भर कहीं न कहीं चुनाव होते रहता था, जिससे समय की भी बर्बादी होती थी, पैसे की भी बर्बादी होती थी और आचार संहिता वगैरह लगे रहता था तो विकास काम भी अवरुद्ध होता था। लेकिन अब एक देश एक चुनाव ये लागू हो जाने से निश्चित रूप से देश को बड़ा लाभ होगा। इसमें समय का भी बचत होगा, आर्थिक रूप से भी लाभ होगा और विकास भी लगातार चलेगा। मैं पुनः इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कवर्धा जिले में हुई निर्मम हत्या और घर जलाए जाने की घटना के बाद छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री विजय शर्मा ने दुर्ग के केंद्रीय जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कवर्धा मामले में बंद आरोपियों से मुलाकात भी की। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 14 सितंबर को कवर्धा के लोहारडीह में हुई लोहारडीह हिंसा अग्निकांड घटना में शिव प्रसाद साहू नाम के शख्स की लाश गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के जंगल में पेड़ से लटकती हुई मिली, जिसके बाद युवक की मौत की खबर जैसे ही गांव में फैली, लोगों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया और लोगों ने गाँव के पूर्व सरपंच रघुनाथ साहू पर हत्या का आरोप लगाते हुए उसके मकान को घेर कर रघुनाथ साहू के परिवार के महिला, पुरुष और बच्चों से मारपीट करने लगे और घर
सरकार को आग के हवाले कर दिया। इस मामले में कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार को घेरते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जिसे संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने घटना में लापरवाही बरतने के आरोप में वहां के कलेक्टर, एसपी सहित अन्य का तबादला कर दिया है। मामले में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने दुर्ग केंद्रीय जेल का निरीक्षण किया, साथ ही कवर्धा मामले में बंद आरोपियों से मुलाकात की। लगातार का क्या मतलब है आपका? कांग्रेस आरोप लगा रही है वो अलग है, आप तो समीक्षा कर लें, पहले आप समीक्षा कर लें। एक मौत हुई है जिसके बाबत पंचनामा हुआ है, कांग्रेस के विधायक वहां सामने थे, तो हमने कहा कि ठीक है, स्वागत है इस प्रक्रिया का, कोई विषय नहीं, बिल्कुल सामने रहे। गलती जो किया होगा वो सजा पाए। पूरे थाने को बदल दिया गया है, एसपी बदल दिया गया है वहां पर, और एडिशनल एसपी सस्पेंड किए गए हैं। जांच आयोग बिठाया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उस पर जांच होगा, जो गुनाहगार होंगे वो सजा पाएंगे, उसमें कोई बात है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई आरोप सही है अथवा गलत है, परंतु आज जो मैंने देखा है, साफ सफाई अच्छी है, भोजन अच्छा है, सबसे मैंने पूछा है, सबने बताया भोजन अच्छा है। और अगली बार हम लोग ये कोशिश करेंगे, डीजी जेल भी हमारे साथ आए हैं, हम लोग ये कोशिश करेंगे न सिर्फ ये जेल, वरन छत्तीसगढ़ के सभी जेलों में और अधिक व्यवसायत्मक कार्य काम हो, बिजनेस हो, वहां पे लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग के, जो जेल के अंदर है, प्रॉफिट शेयरिंग के मॉडल पर भी उनके साथ काम हो, एक फिक्स जो पैसा मिलता है उसके सिवा। साथ ही साथ जब वो बाहर निकले तो कोई लखपति बनकर निकले जेल से, इस बात के लिए कोशिश करेंगे। जब बाहर निकलेगा तो उसको बैंक का फाइनेंस भी मिल जाए, स्किल्ड हो जाए, इसके लिए कोशिश करेंगे। सर, उसी व्यवसाय के अंतर्गत कैंटीन खोली गई थी, उसी कैंटीन से जो है वो नशीली दवाएं बरामद हुई। अभी मुझे मालूम नहीं है जो आप बात कह रहे हैं, मैं पता कर। पक्ष में नया चीज खरीदना या नहीं करना, शुभ कार्य करना या नहीं करना, या अपने बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं। मतलब मैं उसमें तो जो आपकी मान्यता है, भावना है, जो आपने परंपरा से परिवार में सीखा है, उसका मैं सोचता हूँ पालन करिए। उसमें तर्क वितर्क नहीं होता है भाई, तर्क वितर्क हर चीजों में नहीं किया जाना चाहिए, ना ही इसकी आवश्यकता है। गृह मंत्री जी, एक सवाल ये है कि जो कबीर धाम में लोहारडी में जो घटना, लोहारडी की घटना, 3 अलग अलग घटनाएं हुई ना। एक पहले एक मृत्यु हो गई जो मध्य प्रदेश की सीमा में थी, दूसरा फिर यहाँ पर एक आगजनी घटना हुई जिसमें रघुनाथ साहू जी जल गए, उनकी पत्नी भी 80% जल गई, और उसके आरोप हैं बहुत सारे लोगों के ऊपर कि इन लोगों ने मिलकर के कर दी। फिर जो पुलिस में जो सर्जरी हुई है, मतलब वो अब अंतिम गिरफ्तारी के समय जो विषय आया, उसके कारण थोड़ा वहाँ परिवर्तन की आवश्यकता। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शुक्रवार को मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट की बैठक के लिए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि मंत्री परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पुनर्गठन आदेश में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 262 व्यक्ति एवं संस्थाओं को 4,56,72,000 रुपए स्वीकृत राशि का अनुमोदन किया गया। राज्य के शहरों के सुव्यवस्थित विकास और राज्य की विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंत्री परिषद द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया। आज राज्य के मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और कुछ विषयों पर मंत्री परिषद के सामने प्रेजेंटेशन हुआ। जो बैठक में आज निर्णय लिए गए महत्वपूर्ण, वो आपके सामने इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ में जो 5 प्राधिकरण बनाए गए हैं, उन 5 प्राधिकरण में एक संशोधन को मंत्री परिषद की अनुमति मिली है। ये प्राधिकरण है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। इनमें आंशिक रूप से संशोधन किया गया है। इस संशोधन के माध्यम से प्राधिकरणों में जन प्रतिनिधित्व के दायरे में को विस्तार दिया गया है। यानी इसके माध्यम से पूर्व में संबंधित विभाग के मंत्री
2 या 3 सदस्य होते थे, अब सब मंत्री परिषद के सभी सदस्य इस प्राधिकरण के सदस्य होंगे। संबंधित क्षेत्र के राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसद होंगे और संबंधित क्षेत्र के जिला पंचायत के अध्यक्ष को भी प्राधिकरण के सदस्य इन 5 में बनाए गए हैं। इससे संबंधित जो संशोधन के प्रस्ताव है उसका मंत्री परिषद में अनुमोदन हुआ है। जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंत्री परिषद ने पारित किया उसमें मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छा अनुदान के मद से 262 व्यक्ति और संस्थाओं को 4,56,72,000 रुपए की अनुमोदन मंत्री परिषद ने किया है। साथ ही एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आज मंत्री परिषद ने लिया है। इसके माध्यम से राज्य के शहरों के सुव्यवस्थित विकास और राज्य की विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ये बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत भूखंडों का पुनर्गठन और प्रदेश में स्वीकृत विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शहरी विकास नीति टाउन डेवलपमेंट स्कीम का अनुमोदन किया गया। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने हेतु आवास एवं पर्यावरण विभाग को अधिकृत किया गया है। प्रदेश में विकास योजनाओं में प्रस्तावित जनोपयोगी भूमि के समुचित रूप से विकास करने, अतिक्रमण तथा अवैध निर्माणों को हतोत्साहित करने एवं शहरी आबादी को आधुनिक नागरिक सुविधाओं के अभाव और सुविधाओं के निराकरण के लिए इस शहरी विकास नीति का निर्धारण किया गया है। नगर विकास योजना आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा अन्य प्रयोजन हेतु क्रियान्वित की जा सकेगी। इस तरह से ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और निश्चित रूप से इन निर्णयों का एक बड़ा असर आने वाले समय में आपको दिखेगा। कवर्धा के लोहारडीह हिंसा मामले को लेकर कांग्रेस ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। बंद को सफल बनाने कांग्रेसी सड़कों पर निकल पड़े और व्यापारियों से समर्थन मांगकर दुकानें बंद कराने का प्रयास किया। राजधानी रायपुर में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। वहीं राजधानी रायपुर के सबसे बड़े सब्जी बाजार शास्त्री मार्केट में बंद का कोई असर नहीं दिखा। पीसीसी चीफ दीपक बैज, महापौर एजाज ढेबर के साथ कांग्रेसी शास्त्री मार्केट, गंज मंडी, सदर बाजार, गुल बाजार, भनपुरी, पाफाडी, शैलेंद्र नगर, सिविल लाइन, रामसागर पारा समेत इलाकों में स्कूटी से पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों से दुकान बंद करने की अपील की। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गृहमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान साहब को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। किसान साहब को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट।
मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 90। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है।
कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस सीएनसी मशीनें, वीएमसी मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। के बाद आपका स्वागत है। कवर्धा की लोहाडी में पुलिस हिरासत में युवक प्रशांत साहू की हत्या आगजनी एवं बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया था। वही जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष एवं महापौर निर्मल कोसरे के नेतृत्व में भिलाई चरोदा में घूम कर कांग्रेस जनों ने दुकानें और प्रतिष्ठानों को बंद करवाया। महापौर के आग्रह पर व्यापारियों ने स्वतः अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर सहयोग प्रदान किया। सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान दोपहर 1 बजे तक बंद रहे। अंत में सिरसा गेट चौक पर मृतक प्रशांत साहू को 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मैं भिलाई शहर के सब व्यापारी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अपन प्रतिष्ठान ला आप बंद रखो और एक नौजवान ला न्याय मिले, ये आप सबसे निवेदन करता हूँ। प्रशांत साहू जी ला 2 मिनट के मौन श्रद्धांजलि के लिए जब वो हमारे साथी वाला निवेदन करता हूँ, ओम के साथ 2 मिनट की श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा शुक्रवार को एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने अभ्यर्थियों से जमीन पर बैठकर करीब 20 मिनट
तक एसआई भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थियों और उनके पालकों के साथ बातचीत की। बता दें, इससे पहले परीक्षार्थियों से 4 सितंबर को गृह मंत्री विजय शर्मा ने मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने 15 दिनों से अंदर रिजल्ट जारी करने का आश्वासन दिया था। अभ्यर्थियों ने उम्मीद जताई थी कि परिणाम अब घोषित किए जाएंगे, लेकिन हर बार की तरह मायूसी ही हाथ आई। रिजल्ट जारी नहीं होने पर शुक्रवार को फिर गृह मंत्री को उनके वायदे की याद दिलाने परीक्षार्थी उनके राजधानी निवास के बाहर पालकों के साथ पहुंचे थे। देर रात गृह मंत्री शर्मा अभ्यर्थियों के बीच पहुंचकर 2 सप्ताह में रिजल्ट जारी करने की बात कही थी। इसके बावजूद अभ्यर्थी रात भर धरने पर बैठे रहे। शनिवार की सुबह बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी अभ्यर्थियों को हटाने पहुंचे और गृह मंत्री के निवास के बाहर धरना दे रहे अभ्यर्थियों को हटाया। आपको बता दिया गया है उसका 2 सप्ताह का टाइम करने के बाद अमेरिका प्रवास के दौरान कांग्रेस के राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर भाजपा ने अपना विरोध जताया। साथ ही कोतवाली थाना पहुंचकर नामजद एफआईआर दर्ज कराई। अमेरिका प्रवास के दौरान राहुल गांधी द्वारा भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता पैदा करके भारत को नुकसान पहुंचाने वाली विदेशी ताकतों के प्रतिनिधियों से भेंट करने और सिख समाज के धार्मिक प्रतीक पगड़ी और कड़ा को लेकर अमर्यादित और अप्रासंगिक टिप्पणी करके भारतीय लोकतंत्र, भारत की सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी संवैधानिक व्यवस्था पर चोट पहुंचाने के साथ सिख समाज की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाया है। इसका आरोप लगाते हुए दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता ने सिटी कोतवाली थाना पहुंचकर प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। वहाँ जाकर तब मिलने जाएंगे तो क्या वहाँ आपको बता दें कि राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान पर भाजपा अपनी आपत्ति व्यक्त करते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान परस्त, भारत विरोधी लोगों के साथ गलत बहमियां कर रहे हैं। वे आतंकियों के समर्थन वाले कार्यक्रम में जाकर खड़े हो जाते हैं, देश को तोड़ने वाली ताकतों से समर्थन मांगते हैं और विदेशी ताकतों से देश के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने की मांग करते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जा करके भारत विरोधी वक्तव्य दिए हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। देश विरोधी ताकतों के साथ में बैठक करना, उनसे बातचीत करना, संवाद करना, जो आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं ऐसे संस्थाओं के साथ में बातचीत करना, जम्मू कश्मीर में धारा 370 फिर से ला देंगे बोलना, हमारे सिख समाज के जो बंधु बांधव हैं, बहनें हैं, उनके विरुद्ध, समाज विशेष के विरुद्ध निम्न स्तर का टिप्पणी करना, ये अशोभनीय है। और राहुल जी को सोचना चाहिए कि देश के बाहर ये भारत माता के जयकारे करनी चाहिए, बल्कि छोटे छोटे राजनीतिक स्वार्थ में निम्न स्तर बातचीत नहीं करना चाहिए। अनेकता में एकता, भारत की विविधता, इस भारत देश में जितने धर्म, संप्रदाय, जाति के लोग रहते हैं सब भारत माता के सपूत हैं। उनके विरुद्ध उकसाना बहुत ही निंदनीय विषय है। देश के अंदर दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कभी उसकी मौत के सौदागर बोलते हैं, कभी सदन में डंडे मारने चाहिए बोलते हैं। कई प्रकार के बहुत ही निम्न स्तरीय शब्द भिन्न भिन्न समय में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं द्वारा बोला जाता है, जबकि इन लोगों को सीख देना चाहिए कि हमको राजनीति में एक शुचिता और पारदर्शिता दिखाना चाहिए, दिखता नहीं। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी जी के विरुद्ध एफआईआर करवाए हैं और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। कांग्रेस सूत्रों में तो बयानबाजी अभी जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी और जिला
दुर्ग शहर विधायक श्री गजेंद्र यादव जी और भाजपा के जो कार्यकर्ता भी आए थे और उन्होंने एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है कि जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी है उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी अश्लील टिप्पणी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई। तो शिकायत पत्र को अवलोकन किया गया है। इस संबंध में जो नई जो धारा बीएस की धारा 299 और 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। विधिवत कार्रवाई की जाएगी। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अल फलाह मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी 20 सितंबर बरोज जुमा को जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम रखा गया। प्रोग्राम का आगाज हाफिज गुलाम मुरसलीन साहब नायब इमाम मस्जिद तैयबा की तिलावत कलाम पाक के साथ हुआ। निजामत के फराइज मौलाना लईकुद्दीन मिसबाही खतीब इमाम मस्जिद तैयबा शांतिनगर ने अंजाम दिए। जलसा के मुख्य अतिथि हजरत अल्लामा व मौलाना जलालुद्दीन रजवी मिसबाही साहब कैलाश नगर भिलाई थे। उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद हजरत पैगंबर की जीवनी पर रोशनी डाली और लोगों को अमन व शांति की बधाइयां दी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से वैशाली नगर की थाना प्रभारी ममता अली शर्मा भी पहुंची। प्यारे नबी हजरत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की यौम विलादत को हम जश्न ईद मिलादुन नबी के रूप में मनाते हैं और इस खास दिन पर कौम के लोग हुजूर पाक की विलादत पर इसाले सवाब बढ़ चढ़कर करते हैं। इसके साथ ही खास प्रोग्राम किए जाते हैं। इसी कड़ी में जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर अल फलाह मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हर साल की तर्ज पर इस साल भी जलसा मोहम्मदी का प्रोग्राम रखा गया। 20 सितंबर दिन जुमे को मस्जिद तैयबा शांतिनगर में तकरीर व नात ख्वानी पेश की गई। जलसे का आगाज हाफिज गुलाम मुरसलीन साहब नायब इमाम मस्जिद तैयबा की तिलावत कलाम पाक से शुरू हुआ। जलसे में मेहमान खुसूसी हजरत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन रजवी मिसबाही साहब रहे। अपनी तकरीर में उन्होंने पैगंबर साहब की यादों को ताज़ा किया। इसके साथ ही कौम के होनहार बच्चों ने मीठी नाते पाक मोहम्मद की शान में पढ़ी। इस जलसे में वैशाली नगर थाना प्रभारी ममता अली शर्मा भी शामिल रही। थाना प्रभारी ममता अली शर्मा का शॉल उड़ाकर और फूल का गुलदस्ता देकर इस्तकबाल किया गया। इसके साथ ही आए मेहमानों का भी इस्तकबाल फूलों का गुलदस्ता देकर किया गया और फिर वक्त आया होनहार बच्चों को जिन्होंने मीठी नात ख्वानी पढ़ी थी, उन्हें बच्चों को यहाँ पर इनाम दिया गया। तो आए और मैडम का गुलदस्ते से इस्तकबाल करें। मोहम्मद नबीना बिनूरु हदीना मिन मक्का हबीबी नूरु सताल मदीना मिन सल्ला सलातु व तहल्लफ सिफातु या बख्तिल दिल्लु माशी इशफारुख ममातु मोहम्मद कलवी नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु इलाहा इल्लल्लाह चिड़िया कलमा पढ़ती है, कंकड़ कलमा पढ़ता है, दुनिया का नबी पाक की यौम विलादत की मुबारकबाद देते हुए अल फलाह मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के मेंबरानों ने जलसे का मकसद भी बताया। आज 12 रबी अव्वल उर्दू का महीना 12 रबी अव्वल होता है, जिस दिन हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उनका तशरीफ़ लाने का जो मकसद था वो अल्लाह ताला ने पूरे कायनात को उन कायनात के लिए उनको दुनिया में भेजा था। तो हम लोग आज उनके आने की खुशी में ईद मिलादुन्नबी के तौर पे हम लोग खुशी का इजहार करते हैं उनके आने का। और ये जलसा जो है शांतिनगर में विगत 14 साल से हो रहा है और इसके पहले वैशाली नगर में 25 सालों से होते आ रहा है। हम लोग आपस में गेट टुगेदर करते हैं, उनके आने के जश्न मनाते हैं और अपने आने वाली नस्लों को उनके जीवन के बारे में बताते हैं। और जो गैर भाई हैं, जो हमारे जो नहीं जानते हैं इस्लाम को ठीक से और पैगंबर की दुनिया जीवनी को, वो उनको भी हम बताते हैं कि हमारे पैगंबर ने दुनिया में आके किस तरह से अपने जीवन को जिया और रहमतुल आलमीन से दयावान बना के अल्लाह ने उनको दुनिया में भेजा। वो सारे आलम के लिए थे, वो केवल मुसलमानों के लिए पैगंबर बन के नहीं आए थे, वो पूरे दुनिया के लिए
दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उन सब के लिए रहमत बन के आए हैं, उन सब के लिए दयावान बन के आए थे। वो केवल मुसलमानों के लिए बन के नहीं आए थे। यही पैगाम हम लोग यहाँ प्रोग्राम में जो करते हैं वो सारे लोगों को ये दर्श यहाँ पर दिया जाता है। आपका नाम? मेरा नाम फिरोज़ खान है और मैं इस तैयबा मस्जिद जो है उस मस्जिद का कारकुन हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये हम अल-फलाह मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम ये जो ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम है पिछले कई सालों से हम मुनक़िद करते हैं और इसी सिलसिले में इसमें इस साल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलालुद्दीन साहब की तकरीर है जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूनी पर रोशनी डालेंगे। और आपने जो इस्लाम की तालीम हमें बताई है जो कि अमन और चैन और भाईचारे के ताल्लुक़ से और मुल्क की तरक्की के लिए उसके मुतालिक तकरीर फरमाएंगे। और हम पूरे यहाँ पे शांति नगर वैशाली नगर के मुस्लिम बरादरी मिल के इस प्रोग्राम को बनाते हैं हर साल और ईद मिलादुन्नबी के मौके पर। और इसके लिए हम यहाँ पे मस्जिद तैयबा हसन हुसैनी खान का जो पिछले 50-55 सालों से वाक़या है यहाँ पे हसन हुसैनी खान का और इसी से लगी हुई है मस्जिद तैयबा है। इसी ग्राउंड में हम इस प्रोग्राम को जी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हम मुल्क के लिए मुल्क की तरक्की के लिए मुल्क में अमन चैन और भाईचारे के लिए हम दुआएं करते हैं और समाज की भलाई के लिए साल भर में कभी जब जैसा मौका होता है कभी स्वास्थ्य शिविर लगाना, मेडिकल कैंप लगाना, ब्लड डोनेशन जैसे कार्यक्रम और लंगर वगैरह का एहतमाम होता है। खुसूसी तौर पे साल में 2 से 3 प्रोग्राम बड़े होते हैं हमारे। जो ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम होता है 11वीं शरीफ के महीने में 11वीं का प्रोग्राम होता है जिसमें पूरे शहर से भिलाई शहर से लोग लंगर ताउन करने यहाँ आते हैं। और उसके बाद मुहर्रम के मौके पर भी यहाँ पे लंगर का एहतमाम किया जाता है। और यहाँ पे जो हमारे जिनके ज़रिए से हम यहाँ पे हैं जनाब हज़रत कमालुद्दीन कमाल शाह बाबा साहब जिनको सभी लोग जानते हैं। यहाँ पहले बहुत पहले से यहाँ पे वो कवाली भी करवाया करते थे। अभी कुछ साल 1.5 साल पहले उनका इंतकाल हो गया है, लेकिन उनके इस कार्य खैर को हम जारी रखते हुए और इस खानका के ज़रिए लोगों को फैज़ पहुँचे ऐसी दुआएं। ये मैं मौलाना लईकुद्दीन मिसबाही मस्जिद तैयबा का ख़तीब और इमाम हूँ और यहाँ हर साल सालों से प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाया जाता रहा है। और उसी रीत को उसी रिवायत को जारी रखते हुए यहाँ की कमेटी अल-फलाह मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी शांति नगर वैशाली नगर की कमेटी के ज़ेर एहतमाम ये जलसा मुनक़िद किया जा रहा है। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जीवनी लाइफ ऑफ हिस्ट्री बताने के लिए, उनकी सीरत को आम करने के लिए, लोगों के दरमियान लोगों को उनका पैगाम पहुंचाने के लिए कि उनका पैगाम क्या था, लोगों में अमन व शांति का पैगाम फैलाने के लिए, भलाई का पैगाम देने के लिए ये जलसा हम लोग मुनक़िद करते हैं, मनाते हैं। और उनकी पूरी हिस्ट्री ऑफ लाइफ को बयान किया जाता है। तो इसी दौरान क्या क्या किया गया, आयोजन क्या क्या किया गया? यहाँ की कमेटी वालों ने और यहाँ के लोगों ने मिल करके जलसा का इनेकाद किया जो अल-फलाह मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम अंडर में आता है। तो उसी अल-फलाह मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अंडर में ये जलसा मुनाकिद किया गया है। मेरा नाम मौलाना लईकुद्दीन मिसबाही, ख़तीब इमाम मस्जिद तैयबा शांति नगर वैशाली नगर भिलाई। इस खास प्रोग्राम में शामिल वैशाली नगर थाना प्रभारी ममता अली शर्मा ने प्रोग्राम की तारीफ खुले दिल से की। जी, इन्होंने इतना इज़्ज़त नवाजी दिया मुझे
इस कमेटी ने मुझे ईद मिलादुन्नबी में इनवाइट किया और मेरा बहुत सम्मान किया। इससे मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत ही बढ़िया इन्होंने अरेंजमेंट किया था और बहुत ही अच्छा तकरीर रहा। मैं यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरह से तकरीर में बताया गया है कि आप सभी को एक बराबर समझे, न किसी को छोटा बड़ा समझे, तो इसी को लेकर के मानवता के साथ चले। बहरहाल इस खास मौके पर अल फलाह मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी शांतिनगर से कमेटी के सदर हाजी महमूद साहब, नायब सदर हाजी शरीफ खान साहब, सेक्रेटरी जनाब इस्माइल खान, कैशियर जनाब शेख नईम, जनाब फिरोज खान, जनाब तनवीर खान, जनाब वकील जनाब नवाबुद्दीन काजी, जनाब इमरान और शहर भिलाई के तमाम लोग खास शामिल रहे। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। और एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार रायपुर के द्वारा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक का राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भिलाई 3 के मंगल भवन में 3 दिवसीय हर घर पोषण त्योहार का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल विशेष रूप से शामिल रहे। केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना एवं प्रसार मंत्रालय भारत सरकार रायपुर के द्वारा 1 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। वहीं जन समुदाय तक स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता संबंधित व्यापक प्रचार एवं प्रभावी व्यवहार परिवर्तन हेतु जन आंदोलन के रूप में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जाता है, जिसमें 6 प्रमुख थीम आधारित गतिविधियां एनीमिया, वृद्धि निगरानी, पूरक पोषण, आहार पोषण भी, पढ़ाई भी, बेहतर प्रशासन, पारदर्शिता और कुशल सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकी एवं समग्र पोषण के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों का आयोजन किए जाने के विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में भिलाई 3 के मंगल भवन में हर घर पोषण त्योहार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल रहे। इस कार्यक्रम में शामिल महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने शपथ भी दिलाई गई। साथ ही सांसद विजय बघेल ने पोषण आहार से संबंधित लोगों को विस्तृत जानकारी देने बच्चों के माध्यम से निकाली गई रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इसे लेकर सांसद विजय बघेल ने आयोजनकर्ताओं को जानकारी दी। केंद्रीय संचार ब्यूरो एवं महिला बाल विकास संयुक्त में नगर निगम भिलाई चरौदा के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय आहार माह का ये उद्देश्य भरा आयोजन यहाँ पे हम लोग आज उस आयोजन में आज शुभारंभ अवसर में यहाँ उपस्थित है। 3 दिवसीय चलने वाली इस आयोजन में अनेक विषयों पर परिचर्चा यहाँ होगी और किस तरह के आहार हमें लेना चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। आज आहार में ध्यान देने के ना कारण और रासायनिक जो उपज हो रहे हैं उसके कारण भी अनेक प्रकार की बीमारियां आ रही हैं और हम विशेष रूप से अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने आप को दीर्घायु रखना है, अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है और साथ ही साथ इस देश को भी एक स्वस्थ देश बने, भारत रोशन हो। हम पोषण में ध्यान दें तभी भारत रोशन होगा। इस उद्देश्य को लेकर ये आयोजन किया गया है और निश्चित रूप से आज जो बहुत सारी बीमारियों से घिरे हैं हमें इस कार्यक्रम का उसमें बहुत ज़्यादा महत्व है और मैं केंद्रीय संचार ब्यूरो, महिला बाल विकास और नगर निगम और सभी जनप्रतिनिधि जो उपस्थित हैं उनको धन्यवाद भी देता हूं कि हम लोग इस तरह के कार्यक्रम में जुड़ के हम लोगों को संदेश देते हैं, हमसे उनको प्रेरणा मिलती है और लोग इसमें जागरूक भी होंगे ताकि जिस उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति हो। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी इस बात के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, इसीलिए तो हमेशा कहते हैं योग करें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। स्वच्छता अभियान में आप जुड़ें, आप पर्यावरण के दृष्टिकोण से संतुलित बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और साथ ही साथ इस तरह के जो आयोजन होते हैं, राष्ट्रीय आयोजन, उसमें हमेशा भाग लें और लोगों को प्रेरणा दें। हम लोग उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पर आए हैं। ये अभी आप देख रहे हैं केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार प्रादेशिक कार्यालय रायपुर द्वारा भिलाई 3 चरौदा नगर निगम के मंगल भवन में आज एक भव्य मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन क्षेत्र के माननीय सांसद श्रीमान विजय बघेल एवं लोकप्रिय विधायक श्रीमान डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी एवं अन्य जनप्रतिनिधि एवं अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का उद्देश्य ये है कि चूंकि हम 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरे देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह मना रहे हैं, तो पोषण से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां हम जन जन तक, विशेषकर जो टारगेट ऑडियंस है हमारी युवा, लड़कियां एवं महिलाएं,
गर्भवती माताएं, इन तक हम पहुंचा सके पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित समस्त जानकारियां। तो इस आयोजन में हम चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से, ऑडियो विजुअल के माध्यम से हम जानकारी प्रदान कर रहे हैं, प्लस इन 3 दिनों में हम विभिन्न प्रकार की जागरूकता प्रतियोगिताएं बच्चों के बीच में करवा रहे हैं, जिनके द्वारा उन्हें जागरूकता प्राप्त हो एवं साथ में एक सहभागिता और पुरस्कार भी उन्हें प्रदान किया जाएगा। बहरहाल इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की उपस्थिति दर्ज की गई। इसी हिंद न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। यूं तो कहने की बातें हैं कि महिला पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आज हमें उसका जीवंत रूप से वास्तविक उदाहरण देखने को भी मिला कि एक महिला समिति पूर्ण रूप से 100% महिला सदस्यों के द्वारा गणेश बैठाया गया था और स्थापना से लेकर विसर्जन तक के सारे कार्य महिलाओं के द्वारा किए गए, जो कि अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है और आने वाली महिलाओं को, युवतियों को प्रेरित कर शक्तिशाली महिलाओं की सशक्त और रंग बिरंगी पहल श्रीयुक्ता महिला उत्सव गणेश समिति श्रीयुक्ता महिला गणेश उत्सव समिति में रंगारंग कार्यक्रम के साथ गणेश विसर्जन महिलाओं द्वारा बहुत ही जोश और खरोश के साथ किया गया। समिति की अध्यक्षा सुमन पांडे जी के द्वारा रोज नए नए कार्यक्रम इस दौरान किए गए। गरबा, भजन और विविध गेम बच्चों के लिए, साथ ही फैंसी ड्रेस महिलाओं के लिए और भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। कौन बनेगा नेता प्रतियोगिता भी यहां पर रखी गई। इसके साथ ही रस्सा कशी, कुर्सी दौड़, टोपी उठाओ, महाआरती, भजन प्रतियोगिता आदि की गई। रोशनी गेंद्रे, ममता सिंह, मंजू तिवारी, जूही महुली, नीलू गजपाल, शिरीन पांडे, कल्पना ठाकरे, कंचन सहगल, सारिका देवांगन, नीतू साहू, पद्म चंद्राकर, स्वेच्छा शर्मा, भावना सावंत, योगिता दुर्गेश, नंदिनी, सावित्री सिन्हा, लता काव्य, रिया, राम टेके, रानी चंद्राकर आदि लोगों ने प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया। अध्यक्षा सुमन पांडे ने अलग अलग समिति बनाकर सभी को जिम्मेदारियां इस दौरान समिति महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण यहां पर साफ नजर आया, जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर यहां पर हिस्सा लिया। नमस्ते, मैं नीलू गजपाल, श्रीयुक्ता समिति गणेश उत्सव समिति की सचिव। हम लोग पिछले 10 वर्षों से गणेश जी की स्थापना करते हैं अपनी कॉलोनी में और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी इंजॉय करते हैं, बड़े बच्चे वयस्क सभी। और महिलाएं मिलके हम सब दिवाली मिलन, होली मिलन, वृक्षारोपण, कभी कभी भागवत भी कराते हैं। तो बहुत ही कॉलोनी का माहौल बहुत सौहार्दपूर्ण और सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है ये सब आयोजन करने में। और हमारी दीदी पांडे दीदी के नेतृत्व में ये सब कार्यक्रम होता है और सभी बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रीयुक्ता समिति की अध्यक्ष सुमन पांडे। श्रीयुक्ता महिला गणेश उत्सव समिति पिछले 10 वर्षों से कार्य कर रही है, जिसमें हम विविध कार्यक्रम करते हैं। तीज मिलन, दिवाली मिलन, होली मिलन और गणेश प्रतिमा की स्थापना करके पूरी कॉलोनी की महिलाएं एकजुट होकर गणेश उत्सव मनाती हैं। 11 दिन का रंगारंग कार्यक्रम चलता है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के लिए विविध कार्यक्रम किए जाते हैं। फैंसी ड्रेस, गरबा, टोपी उठाओ प्रतियोगिता, अंताक्षरी प्रतियोगिता और हाउजी खेली जाती है। हाउजी भी दिमाग लगाओ के थीम पर खेली जाती है। इस तरह 11 दिन का हमारा कार्यक्रम चलता रहा और प्रतिदिन 7 बजे आरती के बाद इस तरह के आयोजन को संपन्न किया जाता रहा। 18 तारीख को हमने गणेश विसर्जन बड़े ही धूमधाम से सरकार द्वारा दी हुई डेडलाइन को पालन करते हुए एक कतारबद्ध होकर ध्वनि प्रदूषण मुक्त गणेश प्रतिमा का विसर्जन शीतला तालाब में किया, जहां सभी महिलाएं एक ही रंग के पोशाक में मनभावन और लुभावन तरीके से डांस करते हुए गणेश प्रतिमा को विसर्जित करने पहुंची। यहाँ इसका मूल उद्देश्य समाज में और
हमारे कॉलोनी में पारिवारिक वातावरण आपसी प्रेम और सामंजस्य बना रहे और महिलाओं का उत्साह एवं कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है, जिसमें समय समय पर हम विविध आयोजन एवं कार्यक्रम करते रहते हैं। इस वर्ष बहुत सारे प्रतिभागियों ने भाग लिया और सभी को पुरस्कृत किया गया। धन्यवाद। एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। दुर्ग के केंद्रीय जेल में गांजा तस्करी के मामले में सजा काट रहा सुंदर जाल युवक की सुबह अचानक तबीयत खराब होने के कारण मौत हो गई। वहीं अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्ग के केंद्रीय जेल में गांजा तस्करी के मामले में सजा काट रहे भिलाई कोसानगर उड़ियापारा निवासी सुंदर जाल का शुक्रवार की सुबह अचानक तबीयत खराब हो जाने से बैरक में गिर गया और अचानक मौत हो गई। क्या कुछ अंदर जो बीता है, अचानक इस प्रकार की घटना कैसी हुई, उनको पूरी डिटेल जाननी है, जिसको लेकर परिजन इस वक्त यहाँ मौजूद है और पुलिस। बता दे, आज सुबह जेल के बैरक में सजा काट रहा सुंदर जाल अचानक गिर पड़ा, जिसके बाद जेल प्रशासन द्वारा उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जेल प्रशासन ने मृतक के परिजनों को सूचना दी और दुर्ग मर्चूरी में भिजवा दिया। इस दौरान मृतक सुंदर जाल के परिजनों और बुआ ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि 2 दिन पहले ही मृतक की बुआ जेल मिलने गई थी, लेकिन किसी तरह का कोई समस्या उसे नहीं थी। अचानक शुक्रवार की सुबह उसकी मौत की खबर जेल प्रबंधक द्वारा दी गई। इस दौरान मृतक युवक का शव मर्चूरी में रखे होने से नाराज परिजनों ने मर्चूरी में खूब हंगामा मचाया और जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। वहीं जेल अधीक्षक मनीष संभाकर ने बताया कि मृतक की बैरक में अचानक तबीयत खराब होने से झटके की वजह से गिर गया और जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी एनडीपीएस के मामले में 26/10/2023 को जेल में आया था। इस संबंध में मृतक के परिजनों ने प्रतिक्रिया दी। तो सर ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ अंदर की घटना है, ना कुछ प्रशासन बता पा रही है, ना कुछ बता पा रही है। ये दूसरी घटना है जो कि मैं ये लग रहा है सर, ना हमको कुछ चीज़ को बताया जा रहा है, ना कोई शासन दे जो अधिकारी है जो अभी तक मौजूद नहीं है यहाँ पे। और हमको अभी 2 दिन पहले ही हमारी बुआ जाके मुलाकात करके आई है, सामान छोड़ के आई है और जब उस कंडीशन में सब कुछ ठीक था। और अचानक से बोला जा रहा है कि वो डेड हो गया और ना ही उसको हॉस्पिटल ले गया गया, ना ओपीडी में दिखाया गया, ना उसका ना पर्ची मिल रहा है, ना यहाँ कोई बता रहा है, ना कोई कुछ कर रहा है। सीधा बोल रहे कि डेड हो गया, आप वहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है जिससे हम बात कर सके। हमको लग रहा है कुछ ना कुछ अंदर ही घटना घटी है, तो इस वजह से उसकी मौत हुई है। हमको कुछ भी हो सकता है सर, हम अंदर की बात हमको कैसे बता सकते हैं? लापरवाही तो शासन की हो सकती है। हमको न्याय चाहिए सर, हमको बताइए, अब बताने वाले बताइए। मेरा नाम है राजन सागर, मैं उनका बुआ का लड़का हूँ और मेरे को अचानक से खबर किया गया कि ऐसी ऐसी बात घटना घट गई है और हम आए तो यहाँ पे हमको ना देखने दे रहे हैं बॉडी, ना कुछ बताया जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि अधिकारी आएंगे तो वो बताया जाएगा करके। ठीक। मौत का तो अभी तक हम लोग को ये पूरा जानकारी मतलब आज सुबह मिला है कि जो लड़का है हमारा इंद्रजीत जाल, जो करीब सुंदर जाल करीब 2 साल से करीब जेल में था, किसी वजह से अपना कारावास काट रहा था। कल उनके माताजी ने अचानक उनसे मिल के गए हैं और रात को ये सूचना आया कि अपना सुंदर जाल का डेथ हो गया है। और डेथ हुआ ठीक है, लेकिन परिजनों को सुबह तक ये इन्फॉर्म नहीं किए और डायरेक्ट वहाँ से शासन प्रशासन जो है उन्होंने डायरेक्ट ला के मंचूरी में रख दिए हैं। और मंचूरी में जब तक बोल रहे हैं कि जब तक पुलिस शासन नहीं आएगा तब तक डेड बॉडी दिखाया नहीं जाएगा। इसी कारण से हम लोग सब चिंतित है कि किस वजह से हुआ है, क्या रीजन है। ना तो लड़के का हमको ये पहले सूचना दिया जाता है कि आपका बच्चे को या तो टीबी है, कैंसर है या हार्ट अटैक से हुआ है, इसका कोई रिपोर्ट ही नहीं बना है और अचानक मंचूरियन में लाकर दाखिल कर दिए सर। तो हम लोग क्या करेंगे पहले बताओ? क्या लगता है कैसे मौत हुई? हाँ, कैसे मौत हुआ है ये जानना चाहते हैं हम। हाँ, वो मेरे साला लगता है।
हत्या कैसे हत्या हुई है? अब हत्या हुआ है कि अचानक मौत हुआ है, कैसे में हुआ है, ये तो अब जब पोस्टमार्टम आने के बाद ही रिपोर्ट में पता चलेगा ना। क्या लगता है? मुझे तो लगता है ये हत्या हुआ है, लगता है, क्योंकि अचानक ही डेड बॉडी मतलब मंचूरियन में रख देना। शासन ये करता है किसी का अगर तबीयत खराब हो गया तो सरकारी ट्रीटमेंट करवाता है या और कुछ करके उसको फिर उसके बाद रिपोर्ट बना के डॉक्टर मंचूरियन में भेजता है। ये तो कुछ भी नहीं बता रहे हैं एकदम। जानकारी करनी आज सुबह ही मिला है हम लोग को सूचना। जिला सबको ही बोले हैं कि बस उसका डेथ हो गया है और उसको सीधा डायरेक्ट मंचूरियन में भेज दिया है और यहाँ पर मंचूरियन में रखा गया है। अभी जब तक पुलिस प्रशासन नहीं आएगा तब तक डेड बॉडी नहीं दिखा रहे हम लोग को। क्या लगता है जेल प्रबंधक आप लोग छुपाया जा रहा है? छुपा रहे हैं या नहीं छुपा रहे, वो जब रिपोर्ट बनेगा तब पता चलेगा सर, ऐसे तो नहीं चलेगा। हम लोग शासन से ये चाहते हैं कि किस घटना से हुआ है, किस वजह से हुआ है, ये चाहते हैं कि कारण जानना चाहते हैं। जो है वो किस मामले में जेल में था? ये गांजा तस्करी के मामले में था। ये 1.5 से 2 साल करीब हो रहा है। क्या नाम है इसका? उम्र है 30 साल के 30-31 साल है। ये कोसानगर का रहने वाला है। मेरा नाम राजकिशोर सोना है। हाँ, पूरा मामला है कि वो कैदी जो है उसका नाम है सुंदरजीत, जो NDPS एक्ट के मामले में थाना पाटन के अपराध से 26/10/2023 से जेल में निरुद्ध था और आज 20 तारीख को जेल में उसका तबीयत खराब हुआ, जिसको डॉक्टर के यहाँ इलाज के लिए अस्पताल ले गए थे, जहाँ डॉक्टर के द्वारा चेक करने पर उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया। उसके बाद उसको फिर कोतवाली थाना में सूचना दिए तो जहाँ से 0 पे मर कायम किया गया और फिर डेड बॉडी का पंचनामा हेतु थाना पद्मनाभपुर से स्टाफ गया हुआ है और आगे जो भी पंचनामा और PM रिपोर्ट के बाद जो जांच में पाया जाएगा उसके आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। परिजन कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि घटना स्थल जो है जेल के अंदर है तो वहाँ परिजन उपस्थित नहीं रहते हैं, क्योंकि परिजन की अपनी वो रहती है तो उसके बारे में अपन कुछ नहीं कहेंगे। किस प्रकार जांच चलेगी? जांच पुलिस जो है अच्छे से करती है, चूँकि विचाराधीन कैदी का मृत्यु का संबंध है तो वरिष्ठ अधिकारियों को दिशा निर्देश और जो सबूत साक्ष्य जैसे पाया जाएगा उसमें आगे क्रम में बढ़ेंगे। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पिछले दिनों दुर्ग जेल में गांजा तस्करी के मामले में सजा काट रहा आरोपी सुंदर जाल की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत पर मामला गरमाने लगा है। वहीं अब मृतक के परिजनों ने सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर दुर्ग मरचूरी में धरना देकर अड़े हुए हैं। दुर्ग के केंद्रीय जेल में पिछले दिनों गांजा तस्करी के मामले में सजा काट रहे भिलाई के कोसानगर उड़ियापारा निवासी सुंदर जाल की संदिग्ध मौत हो गई थी, जिसकी खबर परिजनों को लगते ही दुर्ग मरचूरी पहुंचे परिजनों द्वारा आक्रोश जताया गया था। आप लोग एकदम उम्र वाले कौन पालेगा वही पालता था सर। 30 तारीख को निकलेगा बोले थे, 30 तारीख को। इसके लिए जो जेल में दोषी हैं उन पे हम कार्रवाई की मांग करते हैं। नहीं तो हम तो मांग कर रहे हैं ना सर, कल घटना हुई है। इसके बाद जेल प्रशासन ने उसे PM के लिए दुर्ग मरचूरी भेज दिया और परिजनों को उसकी मौत की सूचना दी। इससे गुस्साए परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि 2 दिन पहले ही मृतक की बुआ जेल मिलने गई थी, लेकिन किसी तरह का कोई समस्या उसे नहीं थी, लेकिन अचानक शुक्रवार की सुबह उसकी मौत की खबर जेल प्रबंधक द्वारा दी गई। इस दौरान दुर्ग मरचूरी में गुस्साए भीड़ ने पुलिस आरक्षक के आड़े हाथ लेते हुए मरचूरी का दरवाजा भी खोल दिया। आज भी मरचूरी पर बैठे परिजनों ने मृतक की मौत पर सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर बात रखी। इस दौरान दुर्ग CSP चिराग जैन और सिटी कोतवाली प्रभारी विजय यादव ने परिजनों से चर्चा भी की। इस दौरान प्रदेश महामंत्री जयप्रकाश यादव ने भी परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग करते हुए भाजपा सरकार की छवि खराब करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। और कुछ कतिपय अधिकारी सुशासन की सरकार की, बीजेपी की सरकार की छवि खराब करने में लगे हुए हैं। जेल
के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में जो आज हमारे वार्ड के निवासी सुदिंदर जाल नाम के युवक की मृत्यु हुई है, जो 10 दिनों के बाद रिहा होने वाला था, उस व्यक्ति के मृत्यु के बाद मरचुरी से परिवार को फोन जाता है कि मृत्यु हो गई है। परिजन आते हैं, चोट के निशान चेहरे पर देखते हैं, बिफर पड़ते हैं। उसके बाद से हम सब यहाँ डटे हैं। मरचुरी में डेड बॉडी को लेने से परिजनों ने, हम सब ने इनकार कर दिया है और हम मांग कर रहे हैं कि एक आश्रित को शासकीय सेवा दी जाए, आश्रित परिवार के गुजारा के लिए मुआवजा दिया जाए, ये हमारी मांग है। और जो अधिकारी जेल के इसमें दोषी हैं, उन अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं। सुशासन की सरकार में नहीं चलेगा, दोषी अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा, ये हमारी मांग है। और इसके साथ में हमारी मांग ये भी है कि जेल के अंदर सीसीटीवी फुटेज की सीडी सॉफ्ट कॉपी परिजनों को निशर्त दिया जाए, उसको उपलब्ध कराया जाए। मानव अधिकार आयोग से भी हम मांग करते हैं कि ये अमानवीय घटना हुई है कि जो दोषी है, जो भी इसमें अधिकारी या जो भी जेल के कैदी, जो भी XYZ हमको नहीं मालूम, वो सब पर न्यायिक जांच होनी चाहिए और न्यायिक जांच होनी चाहिए, मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें लिप्त हैं उनको सीधा सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग हम करते हैं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। के साथ ही आपसे दी इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।